हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11 के, जिसमें चैप्टर था एक विमीय गति, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आज हम गति के समीकरण को ग्राफीय विधि से, ग्राफीय मेथड से आज हम लोग इसको व्युत्पन्न करेंगे। आज हम एक टेस्ट लेने वाले हैं जो कि है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस केस को पूरा फोकस के साथ देखिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि समय जीरो पर आपका जो वस्तु का वेग है वो u है। समय जीरो पर जो वस्तु का वेग है मान लेते हैं u है। u क्या है? u है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, समय जीरो पर जो आपका वस्तु का वेग है वो u है। और वेग समय ग्राफ में भी किसका ग्राफ देखने वाले हैं? एक समान त्वरित गति का। एक समान त्वरित गति, ये समीकरण तभी लग सकता है जब आपका ग्राफ कैसा हो? एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण से गति, एक समान त्वरित गति। अगर एक समान त्वरित गति है तो मतलब ए क्या है? नियत होगा। ए क्या होगा? नियत होगा, ठीक है। एक समान त्वरित गति। और वेग समय ग्राफ में जो थीटा है वो किसको बताता है? त्वरण को बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। तो एक समान त्वरित गति में जो आपका ग्राफ है वो किस तरह से होता है? वो इस तरफ से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? थीटा नियत रहता है। अगर थीटा नियत है तो क्या होगा? अगर थीटा नियत है तो एक्सेलरेशन भी नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो आपका जीरो समय पर जो आपका वस्तु का जो वेग है वो u है, ठीक है। और जो आपका वस्तु का जो गति है वो एक समान त्वरण, एक समान त्वरित से गति है, ठीक है। मतलब, और इस एक समान त्वरण से आपका जो वस्तु का वेग है समय समय पर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और t समय पश्चात जो आपका वस्तु का वेग होता है वो बदलकर v हो जाता है। v क्या है? v है अंतिम वेग। v है अंतिम वेग, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि माना कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, समय जीरो पर जो आपका प्रारंभिक वेग है वो u है, समय t पर जो आपका वस्तु का जो वेग है वो बदलकर v हो जाता है और एक समान त्वरित गति से गतिशील है, ठीक बात है। अगर हम बात करें त्वरण की, गति के पहला समीकरण को व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन की, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। दर का मतलब समय से भाग, तो ये हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। वेग में कुल कितना परिवर्तन आया? तो वेग में जो परिवर्तन आया वो कितना आया? v से u, ये आया v से u, तो ये हो गया v माइनस यू। वेग में परिवर्तन कुल कितना आया? तो ये आया v माइनस यू। कितना समय में? t समय में, ठीक है। अब साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका वेग में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? पहले था u, फिर हो गया v, तो जो आपका परिवर्तन हुआ वो हुआ v माइनस यू बटा कितना समय में हुआ? तो t समय में हुआ, ठीक है। अब इस t को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा at बराबर v माइनस यू, ठीक है। u को उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस at। ये आ गया गति का पहला समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, ग्राफीय मेथड से अगर आप गति के समीकरण को अगर डिराइव करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा मानना पड़ेगा कि वेग समय ग्राफ,
वेग समय ग्राफ में वो भी कैसा गति होना चाहिए, वस्तु को एक समान त्वरित गति होनी चाहिए, ठीक है। और एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण से गति, मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और जो वेग समय ग्राफ में थीटा है वो किसको बताता है, त्वरण को बताता है। तो थीटा अगर नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। और एक समान त्वरित गति का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होगा, ठीक है। हम लोग इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि समय 0 पर जो आपका वस्तु का वेग है वो u है, t समय पश्चात जो आपका वस्तु का वेग है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हम लोग बात किए त्वरण को, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा कुल समय, ठीक है। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हुआ था, पहले था u, फिर बदलकर क्या हो गया, v हो गया। तो ये हो गया v माइनस यू बटा लगा समय, ठीक है। t को हमने उधर भेज दिया तो ये हो गया at बराबर v माइनस यू, u को हमने इधर भेज दिया तो ये हो गया v बराबर u प्लस at। ये आ गया गति का पहला समीकरण, ठीक है। अब हम लोग गति के दूसरे समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं। देखिए, अब हम लोग समीकरण 2 को व्युत्पन्न करते हैं। देखिए, जो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। ये ग्राफ वाला में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। अगर हम इसके पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया बिंदु सी, ठीक है। अगर हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, देखिए, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ए ओ बी, और इसको दे देते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो ए ओ बी सी डी का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, ए ओ बी सी डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्रफल को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, इस पूरे क्षेत्रफल को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं। देखिए, एक तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस इस आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर हाफ आधार। अब देखिए आधार कितना है, आधार ये रहा आधार, तो आधार हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है बी सी, ये हो जाएगा बी सी प्लस लंबाई, देखिए आयत का लंबाई, लंबाई देखिए कितना है, तो लंबाई हो जाएगा, देखिए लंबाई कितना है ओडी, ओडी बराबर है ए सी के, कोई भी एक लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं ओडी इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, डी सी बराबर है ओ ए के, डी सी बराबर है ओ ए के, तो कोई एक लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटू डी सी, ठीक है। तो एस बराबर हाफ, ए सी की दूरी कितना है, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक दूरी कितना है, देखिए ए से लेके सी तक जो दूरी है वो कितना है, टी है, ठीक है, कितना है, टी है, तो ये होगा टी इंटू बी सी, बी देखिए बी से लेके सी तक, देखिए यहाँ से ये पूरी लंबाई है कितना, भी है, यहाँ से ये पूरी लंबाई कितना है, भी है, और ओ से लेके ए तक कितनी लंबाई है, यू है। तो इस पूरी लंबाई में से इस यू को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा वी माइनस यू, ये हो जाएगा बी सी की दूरी, ये हो जाएगा बी सी की दूरी। देखिए ओ से लेके ये पूरा दूरी कितना है, पूरा दूरी है भी,
ओ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, v है, ठीक है। ओ से लेके ए तक कितनी दूरी है, u है। तो इस पूरी दूरी में से इस छोटे से वाला माइनस कर दें तो हमारा BC की दूरी निकल के आ जाएगा। तो BC की दूरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू प्लस, ठीक है, प्लस ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक दूरी कितना है, t है। तो ओ से लेके दूरी कितना है, t हो गया, इंटू डी सी, डी से लेके सी तक, डी से लेके सी तक कितना दूरी है, u हो गया, तो इंटू यू, ठीक है। तो यहाँ से हो गया s बराबर हाफ हाफ टी, टी इंटू, देखिए v माइनस यू, v माइनस यू, v माइनस यू, इसके पिछले समीकरण में आपने देखा है v माइनस यू किसको दर्शाता है, at को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से आया था ना गति के समीकरण को, पहला at बराबर हो जाएगा v माइनस यू, तो यहाँ से आ गया at, तो हमने at लिख दिया गति के पहले समीकरण से, ठीक है। तो ये हो गया at प्लस ये हो गया u इंटू टी, u इंटू टी। अब देखिए, अब इसको सरिया के लिखते हैं, तो ये हो गया s बराबर यू टी को आगे ले आए तो यू टी आगे आ गया, प्लस हाफ टी को इसके साथ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये हो गया ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया समीकरण 2, गति के समीकरण को 2 को हम लोग व्युत्पन्न कर लिए। समझ में आ गया। अब हम गति के तीसरा समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं। देखिए देखिए गति के दूसरा समीकरण को व्युत्पन्न करते समय आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेग समय ग्राफ है वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। जो वेग समय ग्राफ है वो किसको बताता है, विस्थापन को बताता है, ठीक बात है। उसी प्रकार हमने विस्थापन का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो देखिए क्षेत्रफल 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का और एक क्षेत्रफल इस आयत का, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आधार कितना है, देखिए अगर हम इसको कर्ण माने, ठीक है, समकोण माने, तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और शेष बचा आधार होता है, ठीक है। तो जो AC है वो क्या हो गया, इसका आधार हो जाएगा। तो हमने लिख दिया आधार की जगह पर AC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये वाला दूरी, तो ऊंचाई हो गया। और देखिए इसको कैसे निकालेंगे, BC की दूरी, देखिए O से लेके यहाँ तक, इसको आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, इसको P दे देते हैं, ठीक है। तो O से लेके P तक की दूरी कितना है, V है। तो हमने मान लिया O से लेके P तक दूरी कितना है, V है, ठीक है। O से लेके A तक दूरी कितना है, U है। तो हम लोग क्या किए कि BC की दूरी निकालते वक्त इस पूरी दूरी में से इस छोटे वाले दूरी को माइनस कर दिए, ये आ गया हमारे BC की दूरी, ठीक है। तो BC की दूरी हमने रख दिया, और OD की दूरी कितना है, O से लेके D तक दूरी कितना है, T है, T रख दिया। DC की दूरी कितना है, D से लेके C तक दूरी है U, तो हमने U रख दिया। और समीकरण को हल करके समीकरण को दूसरा समीकरण को हम लोग व्युत्पन्न कर लिए, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गति के समीकरण को तीसरा डेरिवेशन देखते हैं। देखिए हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं गति के पहला समीकरण जो कि होता है v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, ये रहा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हम लोग ज्ञात कर लिए, वो आया था S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है VT समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, ग्राफ का क्षेत्रफल वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ से विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर, देखिए VT ग्राफ, देखिए अभी तक जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात किए वो क्या किए, इस त्रिभुज और इस आयत का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कैसा है, एक समलंब है, ठीक है। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब, ठीक है। तो यह एक तरह का समलंब है। तो समलंब AOCE का क्षेत्रफल, OCE
ए सी ई का क्षेत्रफल। ठीक बात है। तो देखिए जो समलंब का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा S बराबर हाफ समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इनटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनटू समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये एक समलंब है और समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब मान रखते हैं, देखिए तो S बराबर हो जाएगा हाफ समानांतर भुजाओं का योग। देखिए ओ ए बराबर किसके है, ई सी के, तो ये हो जाएगा योग, तो ये कह रहा है ओ ए इंटू हाफ इंटू ओ ए प्लस ई सी इंटू समानांतर भुजाओं के बीच दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच दूरी, इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच दूरी कितना है वो टी है, तो इंटू टी। ठीक है, या वही भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर हाफ इंटू ओ से लेके ए तक दूरी। देखिए ओ से लेके ए तक जो दूरी है वो कितना है, यू है, तो ये हो जाएगा यू प्लस ई से लेके सी तक, ई से लेके सी तक जो दूरी है वो कितना है, वी है, तो ये हो जाएगा यू प्लस वी इंटू टी। अब देखिए गति के पहला समीकरण से, गति के पहला समीकरण से क्या करेंगे, इस टी को मान निकालेंगे। तो गति के पहला समीकरण का फॉर्मूला होता है v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से ए टी बराबर हो जाएगा भी यू माइनस भी। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा भी माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसको आप रख दीजिए टी के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एस बराबर हाफ, इसको लिख दीजिए भी प्लस यू इंटू भी प्लस यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से टी का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा भी माइनस यू बाई ए। अब थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए तो ये हो जाएगा एस बराबर हाफ। अब क्या कीजिए कि इस ए को बाहर निकाल दीजिए और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2a बाहर निकल जाएगा, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस 2a को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2as बराबर बच गया क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए, इसको भेज दीजिए उस तरफ, इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक बात है, तो हम लोगों ने मिलके गति के पहला दूसरा तीसरा तीनों समीकरण को व्युत्पन्न कर लिए, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस मेथड से क्या करेंगे, गति के समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको समाकलन और अवकलन का टॉपिक पढ़ना होगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि उसको आपको पढ़ के रख लेना है, समाकलन और अवकलन को। ठीक बात है, और हमने तीनों समीकरण को सिस्टमैटिक ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है कि आपको VT ग्राफ का क्षेत्रफल लगाना है, बस क्या करना है कि इन दोनों को तोड़ के लिख देना है। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन तीसरा समीकरण में क्या कर, थर्ड इक्वेशन में क्या करना है कि क्षेत्रफल कैसे लिखना है VT ग्राफ का, इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब का AOCE का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे को जोड़कर क्षेत्रफल लिखना है, तो समलंब हो जाए। ठीक है, तो ये हमने सिस्टमैटिक ढंग से इसको
डिराइव किया। कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।